हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने टोटल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल के डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है उन प्रिंसिपल्स में से तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। नाउ आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। देखो यार, लेक्चर ज्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके ही मैं आपको इन लेक्चर्स में सारा सिलेबस कवर करवाऊंगी और सितंबर तक हम लोग सिलेबस भी कवर कर लेंगे। बट प्लीज साथ के साथ पढ़ते रहो ताकि लास्ट में आपको आके दिक्कत ना आए, ठीक है। लास्ट में हम पैनिक ना हो, लास्ट में एग्जाम टाइम पर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एग्जाम है और कुछ भी नहीं आता। हमें कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए साथ के साथ पढ़ते जाओ और इन स्लाइड्स को देखकर, इन पीडीएफ्स को देखकर अपने जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर करते जाओ। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किसी मर्जी लैंग्वेज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस नोट कर लो जो भी तुम्हें लेक्चर में से, जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा है उसमें से जो भी तुम्हें समझ आया है उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो। हर एक सब्जेक्ट में ही ऐसे करो, सिर्फ बिजनेस स्टडीज में नहीं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, जो भी तुम लोगों को टीचर का समझ आ रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में एक बार आकर पढ़ के अपनी नोटबुक पर नोट कर लो, ठीक है। नाउ आज का हमारा पहला प्रिंसिपल है ऑर्डर प्रिंसिपल। सो देखो, ऑर्डर प्रिंसिपल का मतलब क्या है। ऑर्डर का जब हम मतलब निकालते हैं तो ऑर्डर के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक तो ऑर्डर का मतलब है कमांड देना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, किसी को कोई काम करने को कहना, ठीक है। हेनरी फ्यूल का जो ये प्रिंसिपल है उसका मतलब कमांड या ऑर्डर देना नहीं है, उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ऑर्डर का एक मतलब है हुक्म देना और दूसरा मतलब क्या है, सभी चीजें अरेंज करके अगर हम रखते हैं उसे भी हम ऑर्डर बोल देते हैं कि हर एक चीज को ऑर्डर वाइज रख दो, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल का ये जो प्रिंसिपल है ऑर्डर, इसका मतलब भी यही है, अरेंजमेंट। हर एक चीज का ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, जो चीज जिसकी जगह है वो उसी की जगह पर होनी चाहिए। देखो हेनरी फ्यूल का क्या कहना था कि हम लोग वेरियस रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस रिसोर्सेज यूज करते हैं। रिसोर्सेज आपके 2 तरह के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज जो भी मशीन्स, टूल्स वगैरह, रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसे हम फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। और दूसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके जो एम्प्लॉयज है वो आपके होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करके ही हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। सो ये दोनों रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और ये इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि ये रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सो ऑर्डर प्रिंसिपल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ऑर्डर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, मैन, मशीन, मटेरियल वगैरह जो भी है, सॉरी मैन नहीं आएगा, मैन ह्यूमन रिसोर्स में आएगा। फिजिकल रिसोर्स में मशीन, टूल्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी सबसे पहले तो एक प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज अपनी उसी जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि किचन में, घर पे सभी के किचन में क्या होता है, बहुत सारी जगह होती है। किचन में हर एक चीज की एक जगह बनी होती है। जो दालें होती है, पल्सेस होती है, उनका एक सेक्शन होता है। एक ड्रॉअर में सारी दालें, सभी तरह वैरायटी की दाल आपको मिल जाएगी। एक ड्रॉअर में सभी तरह के स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स, भुजिया, बिस्किट्स वगैरह, उनके लिए एक सेक्शन बना होगा। तो इसी तरह से हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी आप रिसोर्सेज यूज करते हो उन इन रिसोर्सेज की सबसे पहले तो एक जगह तय करो और हर एक चीज अपनी जगह पर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल करके कहीं पर भी आप उसे छोड़ दो। अगर इस्तेमाल करके कहीं पर भी कोई भी चीज छोड़ी जाएगी, अपनी प्रॉपर जगह पर नहीं होगी, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज का टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और हमारे रिसोर्सेज भी जो है वो ऑप्टिममली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। जो पर्सन जिस चीज के काबिल है वो उसी पोजीशन पर उसी काम को कर रहा हो और उसी जगह पर वो हो, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बस यही बात आपका ऑर्डर प्रिंसिपल बोलता है। एंड ऑर्डर डज नॉट मीन
कमांड, ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, बट इट रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल कमांड की बात नहीं कर रहा, ऑर्डरली अरेंजमेंट की बात कर रहा है। किसकी ऑर्डरली अरेंजमेंट? मैन और मटेरियल। मैन और मटेरियल लिख दो, या फिर अच्छा वर्ड यहाँ पर मैन और मटेरियल की जगह आप क्या लिख सकते हो? फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के कंसिडरेशन में फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक जगह की पक्की जगह फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन की भी एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। फ्यूल इंसिस्ट दैट देयर शुड बी अ फिक्स्ड लोकेशन फॉर ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसकी फिक्स्ड लोकेशन हो, एंड फिक्स्ड लोकेशन या फिर सीट, कैबिन बोल सकते हो, हर एक एम्प्लॉय की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। समझ आई बात? अगर किसी भी वर्कर को कोई टूल चाहिए तो उसे पता होना चाहिए कि वो टूल उसे किस जगह से मिलेगा। अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे पता हो कि किस सीनियर के पास उसकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा और वो सीनियर उसे किस जगह पर मिलेगा, ताकि उसे ढूंढने में या फिर ये चीज पता करने में कि वो सामान कहाँ पर है उसका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत ही इजी सा ये आपका फ्यूल ने दिया हुआ प्रिंसिपल है। अब इसके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? देखो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है इसके। नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, टाइम वेस्ट नहीं होगा मैन और मटेरियल सर्च करते वक्त। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली, अगर टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे तो स्मूथली और सिस्टमेटिकली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम सभी हो जाएंगे। वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे? मैन और मटेरियल वेस्ट होगा, अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ पर है, किस जगह पर है, प्रॉपर प्लेस पर अगर मैन और मटेरियल नहीं होंगे तो उनकी ऑब्वियस सी बात है कि वेस्टेज हो रही है। अनेबल टू कॉन्टेक्ट पीपल ऑन टाइम, अगर वर्कर्स को पता ही नहीं होगा कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस सीनियर के पास है और सीनियर कहाँ मिलेगा, तो उन्हें ढूंढने में उनका टाइम खराब होगा और टाइम पर वो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो ये था ऑर्डर प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। अब इक्विटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मैन वीमेन हो, हिंदू सिख मुस्लिम, किसी भी जेंडर का हो, मैटर ही नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय इक्वल है, चाहे कोई सीनियर है, चाहे कोई सब ऑर्डिनेट है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए इक्वल ही है। अगर कोई सीनियर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है, फॉलो नहीं करता, तो उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर सबऑर्डिनेट उन्हें फॉलो नहीं करता तो उसे भी सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के बीच में। सो इक्विटी प्रिंसिपल यहाँ पर इक्वल वेजेस या सैलरी देने की बात नहीं करता, बस ये सिंपल से इतनी बात कर रहा है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो इक्वल है, आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते जेंडर के बेसिस पर, मैन फीमेल के बेसिस पर, किसी कास्ट रिलीजन के बेसिस पर, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर। बस इतनी सी बात इक्विटी प्रिंसिपल बोलता है। ऑल एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ फेयरनेस एंड काइंडनेस। इफ मैनेजर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज दे विल बी डिससैटिस्फाइड एंड अनएबल टू कंट्रीब्यूट देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। अगर मैनेजर्स जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के टुवर्ड्स बायस्ड होंगे तो सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिससैटिस्फाई फील करेंगे और अपना फुलेस्ट पोटेंशियल जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। Equity does not mean equal pay between workers and the superiors, but rather the application of the same disciplinary rules regardless of rank, position, gender, caste, religion, nationality, language, etc. बस सिंपल से इतनी बात बोली गई है कि यहाँ पर इतना मतलब नहीं है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों को सेम वेजेस देनी है, नहीं, वेजेस या सैलरी जो है वो वर्क के काम के अकॉर्डिंग होगी जो भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी वो पोजीशन पर है, जो सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एक बराबर हैं, उसके बेसिस पर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली वो फॉलो करने पड़ेंगे।
अब इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे और ना फॉलो करने से क्या वायलेटिंग इफेक्ट्स होंगे। अगर फॉलो किए जाएंगे तो एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में मैन फीमेल को लेकर भेदभाव करते हो, सेम काम के लिए, कोई सेम काम के लिए मैन को आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, ज्यादा सैलरी दे रहे हो, और वुमेन को आप कम सैलरी दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रही है, पार्शियलिटी हो रही है। तो यहाँ पर आप इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। अगर काम सेम है तो चाहे मैन है चाहे वीमेन है, मैटर ही नहीं करता, सेम सैलरी दोनों को मिलनी चाहिए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में हिंदू है तो उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सिख पर्सन को कम या मुस्लिम्स को कम दी जाती है। तो इस तरह से भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, तो सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे। मोटिवेट एंड बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, वो मोटिवेटेड भी रहेंगे और उनका मोरल भी बूस्टेड रहेगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसी जगह पर कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। अनहेल्दी रिलेशंस जो है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्रिएट हो जाएंगे, मतलब उनकी आपस में खिटपिट चलती रहेगी। सो ये है इक्विटी प्रिंसिपल्स को ना फॉलो करने के वायलेटिंग इफेक्ट्स। समझ आए दो प्रिंसिपल्स, ऑर्डर प्रिंसिपल डिस्कस किया और इक्विटी डिस्कस किया, दोनों ही बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इजी है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा है फ्यूल ने, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने कहा है, देखो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का क्या मतलब है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को इंश्योर करना होगा कि उनको एक स्टेबल पीरियड के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो। जब भी किसी एम्प्लॉय को आप रख रहे हो, देखो सिंपल सी छोटी सी अगर एक एग्जांपल दूं, अगर आपको कहीं पर जॉब मिली है और वहां पर काम करते वक्त आपको मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, आपको काम से कभी भी निकाल दिया जा सकता है। अगर आप मन में इस डर के साथ काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप काम पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपना काम जो है वो अच्छा नहीं कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ठीक है, जब आप फ्री माइंडेड होकर काम करोगे फुल एफिशिएंसी के साथ, तभी आपका काम क्या होगा, बेस्ट होगा। तो यही आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले इंप्लॉयज है ना, उनको इंश्योर करवाना होगा कि आप उन्हें एक स्टेबल टेन्योर के लिए अपॉइंट कर रहे हो। उनके मन में यह डर नहीं होना चाहिए कि उन्हें कभी भी निकाल दिया जा सकता है। This principle states that management must give employees a sense of job security। ये जो लाइन है ना, सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यही बस इंपॉर्टेंट है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको जॉब सिक्योरिटी की सेंस जो है वो उन्हें प्रोवाइड करनी है, कि आपको इंश्योरिटी देनी है कि उन्हें जल्दी निकाला नहीं जाएगा। With uncertainty, employees cannot contribute their maximum। अगर अनसर्टेनिटी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके मन में डर लगा रहेगा कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है तो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। बेस्ट कब दोगे, जब आपको फीलिंग होगी कि आपको जॉब से नहीं निकाला जा रहा। Frequent turnover of employees is harmful in the organization and such decisions should be made when it is almost inevitable। So देखो, अगर देखो दोनों का ही यहाँ पर नुकसान है। अगर एम्प्लॉय के मन में ये डर रहेगा कि उसको जॉब से निकाला जा सकता है तो वो भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अगर आप भी अपने एम्प्लॉयज को बार बार चेंज करते रहते हो, उनको निकाल देते हो, नए एम्प्लॉयज अपॉइंट कर देते हो, फिर उनको निकाल देते हो, नए एम्प्लॉयज अपॉइंट कर देते हो, तो जो फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर है ना, वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल है, देखो पहले कोई आया, उसको काम सिखाया, उसने काम सीखा, काम पर ध्यान देगा, उसको निकाल दिया, फिर नया बंदा आ गया, उसको काम सिखाना पड़ेगा, फिर वो चला गया, उसकी जगह नया बंदा आ गया, उसको काम। इस तरह से आप कितने बंदों को ट्रेन करते जाओगे,
डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि जब कोई पर्सन बार बार एक काम को करता है तो उस काम में उसकी स्पेशलाइजेशन आती है। जब हम स्पेशलाइजेशन ही नहीं अचीव कर पा रहे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे हो पाएंगे। तो फ्रीक्वेंटली जब आप टर्नओवर करते हो, एम्प्लॉयज को निकालते रहते हो, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाएंगे इस तरीके से, और ना ही कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करना पसंद करेगा, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है वो कम होनी चाहिए, एंड एम्प्लॉयज में ये बिलीफ होना चाहिए, उनमें ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उनकी जॉब सिक्योर है, उन्हें नहीं निकाला जाएगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय जो है वो इम्प्रूव होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज नहीं होगा। अगर आप बार बार निकाल कर नए एम्प्लॉयज अपॉइंट करते हो तो उससे आपका टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट होंगे। फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग दी एम्प्लॉयज, अगर उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि उन्हें निकाल दिया जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नाउ आज के लेक्चर का हमारा लास्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव प्रिंसिपल। इनिशिएटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने हमें क्या कहा है कि मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए। देखो, इस प्रिंसिपल का मेन कंसीडरेशन है मोटिवेशन इंक्रीज करना एम्प्लॉयज की। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को इंक्रीज करने पर ध्यान देते हैं, बाकी भी यही करते हैं लेकिन इसका मेन कंसीडरेशन काम ही यही है। कैसे मोटिवेशन इंक्रीज होगी? अच्छा, अगर मान लो क्लास में कुछ डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन के बीच में आपको खड़ा करके आपसे आपके व्यूज पूछे जाए, आपसे पूछा जाए आपके आइडियाज क्या है इस काम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया होगा और वो आइडिया आप टीचर को सुनाते हो, टीचर उस आइडिया पर काम करेगा, अगर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट अगर आपको करने देगा तो उससे आपको मोटिवेशन आएगी, आप अच्छा फील करोगे। तो वही बस इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने हमको कहा है कि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को मौका देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत तरह के डिसीजंस लेते हैं, बहुत तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी कोई आपको डिसीजन लेना है, कोई प्लान बनाना है, तो उस प्लान को बनाने के लिए जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनसे सजेशंस मंगाओ कि इस काम को करने के लिए उनके क्या क्या सजेशंस हैं। अगर कोई आइडिया एम्प्लॉय से अगर आप सजेशंस मांगते हो और उन सजेशंस में से किसी एम्प्लॉय का आइडिया आपको अच्छा लगता है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करने दो इस एम्प्लॉय को। ऐसा करने से एम्प्लॉय की मोटिवेशन इंक्रीज होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। The initiative refers to taking the first step with self-motivation. Fewell suggested that employees in an organization must be allowed to take some initiative in making and executing a plan. उन्हें प्लान बनाने और एग्जीक्यूट करने का मौका दो। Therefore, manager should welcome employee suggestions before developing a plan. और इसीलिए एक प्लान को डेवलप करने से पहले मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को मौका देना चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अच्छा, समझ आई ये बात आप लोगों को? इनिशिएटिव प्रिंसिपल समझ आ गया। नाउ इनिशिएटिव प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो तो उससे क्या आपको फायदे होंगे? अगर आप एम्प्लॉयज अपने आइडियाज देंगे, उन आइडियाज पर काम करेंगे तो उनमें एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के, अपना काम समझकर काम करेंगे, जिससे काम ज्यादा बेटर होगा। एम्प्लॉय जो है वो गोल्स अपने टाइम पर अचीव कर लेगा और इससे इमेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ टू एम्प्लॉयज भी मिलेगी और इससे एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज जो है वो डिमोटिवेटेड रहेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर उन्हें मौका ही नहीं दिया जाएगा आगे बढ़कर अपने आइडियाज प्रेजेंट करने का, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का, तो उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं हो पाएगा अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो।
ओके, सो दैट्स इट गाइस। समझ आया आप लोगों को? इनिशिएटिव प्रिंसिपल, इक्विटी प्रिंसिपल हो गया हमारा, ऑर्डर प्रिंसिपल एंड स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल। होपफुली चारों प्रिंसिपल्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो मुझे बता देना। अपने लेक्चर्स में मुझे फीडबैक भी जरूर शेयर करा करो कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं या फिर नहीं समझ आ रहे, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी पॉइंट को समझने में, प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर शेयर करा करो। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और समझ आ रहा है बहुत इजीली आप लोगों को जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर भी जरूर करो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है? नाउ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। हैव अ गुड डे। तब तक ये पढ़ के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना।